नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर पॉलिटी की शानदार क्लास, जो कि आपके सी टेट के एग्जाम के लिए एसएसटी पार्ट में इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत ही लाजवाब, शानदार, जानदार और जबरदस्त क्लास होने वाली है। आप सब बने रहिएगा। देखेंगे यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र से रिलेटेड, यानी कि भारत की जो संसद है, संसद से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपकी क्लास सी टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो आपका पेपर 2 होता है, मतलब कि जूनियर लेवल का 6 से 8 तक के लिए जो सी टेट का पेपर 2 होता है, वहाँ पे एसएसटी वाले सेगमेंट में ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो कि आज हम करने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो पीछे आपके सी टेट के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटी सी बात आपके लिए। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। पहले क्वेश्चन पर देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो शब्द लिखा है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट। आइएगा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है। अगर आप याद करो, रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग के समय। उस समय भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो भी कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में। समय बदलता रहा, चीजें बदलती रही, इसकी स्थापना कभी कलकत्ता, कभी इलाहाबाद, कभी आगरा, घूमते फिरते वर्तमान में अभी वाला जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कहाँ पे है? अभी वाला सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है। इससे पहले एक बात और याद रखनी है, जब भारत में एक्ट 1935 आया था तो इसी सुप्रीम कोर्ट का नाम बदल के संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट कर दिया गया था। चलता रहा। और एक बात आपको जानकर और खुशी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी पहले बिल्डिंग अलग से नहीं थी, बल्कि यह हमारे संसद भवन के साथ ही काम किया करता था। वहीं पे इसका एक कमरा हुआ करता था। फिर समय के साथ चीजें बदली और इनके लिए अलग से एक बिल्डिंग बना दी गई। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जन्म होता है ये हमारे संविधान के द्वारा इसका जन्म माना जाता है। अर्थात यह एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी चीज का जिक्र होता है तो उसका 100% दिया होता है आर्टिकल की यह किस अनुच्छेद के तहत इसका जन्म हुआ है। तो याद रखना है, आपके एग्जाम में अब तक अगर हम बात करें इस साल की, तो अभी तक इसका कोई अनुच्छेद नहीं आया है, लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 124 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि इसमें कौन होंगे? जज होंगे। अब हम बात करें पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट बना था, तो वो साल था 1950 का। सब जानते हैं कि 1950 में संविधान बना था। पॉइंट ये है कि लागू कब हुआ? तो हमारा जो संविधान है लागू हुआ था 26 जनवरी को। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट कब से लागू हुआ। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो संविधान है, संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा बन गया 26 जनवरी को। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने अपनी वर्किंग, अपने काम करने की तारीख कब शुरू की? तो ये काम करना शुरू करता है 28 तारीख जनवरी का महीना, साल था 1950। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बना तो था ये 26 जनवरी को, लेकिन काम करना शुरू करता है कब से? काम करना शुरू करता है 28 जनवरी 1950 से। जब ये काम करना शुरू करता है तो इसके 7 जज मुख्य न्यायाधीश के अलावा थे। अगर हम उन जजों की बात करें तो उनमें से एच.जे. कानिया, नाम लिख देता हूं मैं, हीरालाल जय कानिया, इसके पहले भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। अभी चंद्रचूड़ जी, अगर आज की मैं बात करूं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी नौकरी मिलने तक हो सकता है कि भारत के 50वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ही बने रहे, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत लंबा होने वाला, काफी दिन से। इनके ग्रैंडफादर भी भारत के सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, उनका भी नाम चंद्रचूड़ था। और अभी की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल इनके दादाजी का था। अब इनका नाम होने वाला सबसे लंबा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। लेकिन चूंकि अभी ये एक प्रक्रिया चलेगी आगे, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। हो सकता है कि इनके खिलाफ महाभियोग जैसी कुछ प्रक्रियाएं चल जाए तो बीच में भी रोका जा सकता है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित है और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 और इसमें जो जजों की संख्या है 33+1। इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज है 33+1 सुप्रीम कोर्ट में जज है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना क्या है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर कितनी है, किन किन जगहों पर ये अपना डिसीजन ले सकता है। जैसे कहा गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई भी एरिया जो, या ऐसे कोई भी केस जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं आ सकते।
जैसे मान लीजिएगा यूपी और एमपी के बीच में लड़ाई हो जाए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में लड़ाई हो जाए, तो ऐसा केस कहां जाएगा? ना यूपी के हाई कोर्ट में जाएगा, ना मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाएगा। ये कहां जाएगा? ये सीधे हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। वही क्वेश्चन भी आपका कह रहा है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो ऐसा केस किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो हमें बता देना है कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। और मैं आपको सीटेट के प्रमुख बालकों आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। टॉपिक आपको मैंने पहले भी बता दिए, फिर से टॉपिक बता देता हूं। आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1% चांस होता है कि डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फंडामेंटल के साथ आप ये मान के चलिएगा 40% क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से और 40% क्वेश्चन आपके सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले हैं सीटेट में पॉलिटी के सेगमेंट में। ये याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसे प्रारंभिक को कई बार मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। यहां पे एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी, जिसे कंसल्ट कहते हैं, याद रखेंगे। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में जो है जानकारी ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अगर विधि से संबंधित मामला है तो जानकारी ले सकते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इच्छा हो तो जवाब देगा। किस वाले पावर में? एडवाइजरी वाले में। इच्छा होगी तो जवाब देगा, अदरवाइज सीधे सीधे मना कर देगा, भैया हमारे बस का नहीं। लेकिन अगर 1950 से पहले का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। फिर उसको बात माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। जवाब मतलब देना पड़ेगा, रिकमेंड अपनी करनी पड़ेगी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो था हमने देख लिया। आगे चलते हैं मेरे दोस्त दूसरे क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर फटाफट नीचे कमेंट करते जाइएगा, आंसर करते जाइएगा। चीजें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे अच्छा ही करते चले जाएंगे। आगे बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, संवैधानिक उपचारों के बारे में। उपचार का मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो मेरे भाई? इलाज, दवा। कैसा दवा? जैसे मान लीजिएगा कि मैं एक इंसान हूं और मेरा हो जाए एक्सीडेंट, तो डॉक्टर मेरे को पट्टी करेगा और उसमें इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसे ठीक हो जाएंगे, मेरा इलाज है। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि हमने कहा है संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अब जीवित दस्तावेज है तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, जैसे मान लीजिएगा मुझे शुगर हो जाए, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की किसी लाइन को लेकर कोई इशू आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, उसके उपचार की जरूरत होगी, हमें कंसल्ट लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा चेंज है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन कौन करने वाले हैं? संसद करने वाली है। ऑपरेशन मतलब चेंज करने वाले कौन है? जैसे मान लीजिएगा मेरी किडनी फेल हो गई तो किडनी बदलने का काम डॉक्टर साहब करेंगे। कौन से वाले? सर्जन वाले, जो काट पीट करते हैं। और फिजिशियन होते हैं, मुझे बुखार आ गया, उन्होंने दवा दे दी। तो अगर कोई लाइन लिखी है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उससे तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, तो उसका काम सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि कोई भी डेफिनेशन देनी है तो सुप्रीम कोर्ट देता है। तो फिर इस हिसाब से कहा गया संवैधानिक उपचार मतलब कि जैसे मान लीजिएगा, मैं उदाहरण के स्वरूप में समझाता हूं। आप जब भी पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है। और आपको मैं बता दूं फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, वो है आर्टिकल नंबर 21। 21 का मतलब राइट टू लाइफ, 21 का मतलब जीवन का अधिकार। अब ये जो जीवन का अधिकार है ये आर्टिकल 21 में दिया गया है, राइट टू लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मैं जीवित हूं। और मान लीजिएगा कि कोई आए और मेरा मुंह दबा के मुझे मारने की कोशिश करे तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं मर गया तो मेरा जीवन तो बीच में तोड़ा गया। तो ऐसे मामले में मेरा बाबू जो होगा, अरे बाबू मतलब, तो वो कहां जाएंगे? वो लोग जाएंगे कोर्ट की मदद लेने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। और यह बात आर्टिकल नंबर 32 में कही गई है कि अगर मूल अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बच गया मैं तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, मर गया तो मेरे घर वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब वहां पे देखा जाएगा किसने इनका मुंह दबाया, जिसने मुंह दबाया उसको सजा मिलेगी, अर्थात इलाज किया जाएगा,
उस बीमारी को, ताकि वो दूसरे और को ना मारने पाए, कोरोना वायरस फैलने ना पाए, एक आदमी को मारा तो दूसरे को ना मारने पाए, तो उसका इलाज किया जाएगा। वही कह रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होने से हम रोकने वाले हैं। देख लेते हैं क्या लिखा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार है ना, सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है, आर्टिकल 368 में कहा गया करो, लेकिन ये तो संवैधानिक अधिकार, हमारे मूल अधिकारों की बात है, काट दो। नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय, फंडामेंटल राइट्स, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार से मना कर दिया जाए, चिकित्सा उपचार क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है, उसके किस अधिकार का उल्लंघन है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वर्ड यूज किया गया है संविधान, और संविधान में है अधिकार, अधिकार की जब बात की जाए कि कौन से राइट का वायलेशन हुआ है, तो अब मैं आपको यहां पे अधिकार वाला टॉपिक क्लियर करा देता हूं, पूरा का पूरा अधिकार पढ़ा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आइएगा बात करते हैं राइट की। राइट्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं राइट्स, दो टाइप के। एक को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक को कहा जाता है फंडामेंटल राइट। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जब हम बात करें भाग 3 की, किसकी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 की, तो यह फंडामेंटल राइट है। और पार्ट 3 के अलावा, मतलब भाग 3 के अलावा, अगर भाग 3 के अलावा हम किसी भी अनुच्छेद की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक राइट होता है। ओके ओके। अब भाग 3 की अगर मैं बात करूं, तो भाग 3 के आर्टिकल, अनुच्छेद हैं 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक पाए जाते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक पाए जाते हैं। ये जो भाग 3 में 12, 13, 14, 15, 13, 31, 32, 33, 34, 35, ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार आपके कौन होंगे, फंडामेंटल राइट्स में काउंट होंगे। अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो भी फंडामेंटल राइट है, 17 की बात की जाए तो भी फंडामेंटल राइट्स है। ओके, अब अगर हम बात करें भाग 3 के अलावा, जैसे अनुच्छेद नंबर 300A, जैसे आर्टिकल नंबर 39A, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 39A का मतलब क्या है, फ्री लीगल एड, मतलब निशुल्क विधिक कानूनी सहायता। जो गरीब आदमी है उनको हम फ्री में कानूनी सहायता दे सकते हैं, एक अधिकार है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है शुद्ध पानी का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 47 में कहा गया कि पानी की व्यवस्था सरकार करेगी, रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी, डीपीएसपी में कहा गया, ये भी आपका एक अधिकार है, एक प्रकार का अधिकार है, मनरेगा के थ्रू आपको मिल गया है। लेकिन अभी इसकी चर्चा हमारे भाग 3 वाले पार्ट में नहीं है। जैसे आर्टिकल 300A, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नहीं है, इसलिए इसे हम संवैधानिक अधिकार कहेंगे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक अधिकार। क्लियर हुआ। अब आगे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो केवल फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो भैया केवल फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नंबर कौन से में है, भाग नंबर 3 में है। फंडामेंटल कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके 6 टाइप के हैं। कितने प्रकार के हैं, ये 6 टाइप के हैं। लेकिन ये कब से हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1976 के बाद से इनकी संख्या है 6। तो इससे पहले कितने प्रकार के थे, इससे पहले 1976 से पहले इनकी संख्या थी 7 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स थे। अब ये जो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे उसमें से एक हटाया गया। हटाया कब गया, मैं आपको थोड़ा सा लिख के यहाँ पे बता देता हूं अपनी कहानी पूरी करने के लिए। 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में चेंज किया गया, साल था 1976।
और इस चेंज में किया क्या गया, आर्टिकल नंबर 31 जिसे आप कहते हो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, इस अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 ए में डाल दिया गया है, 300 ए में डाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर क्या है। तो मेरे दोस्त, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में यह बात कही गई है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 226 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, यह बात भी कही गई है। यह मूल अधिकार की पावर है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट का वायलेशन होता है तो आपको पहले जिला न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर अपील करोगे हाई कोर्ट में, फिर अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यह फर्क है। इसी वजह से हमने संपत्ति के अधिकार को अभी वर्तमान में जगह कहां दी है, वर्तमान में हमने जगह दी है संविधान के अनुच्छेद 300 में। अब एक बात आपको क्लियर हुई तो मैं थोड़ा सा आपकी और मदद कर देता हूं कि ये जो हम टॉपिक यहां पे पढ़ रहे थे कि मूल अधिकार के बारे में, तो मूल अधिकार के बारे में आगे शुरू करते हैं। मूल अधिकारों को दरअसल एक और शब्द से जाना जाता है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि महाअधिकार पत्र। क्या कहा जाता है, महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। अब आगे हम बात करें, ये 6 प्रकार के जो राइट्स हैं, ये कौन कौन से राइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो राइट्स हैं 6 प्रकार के, नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार। अगर हम दूसरे आर्टिकल मतलब दूसरे पार्ट की बात करें जो इसका है, वो है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कल शाम को मेरा एक दोस्त है, मित्र वकार, उसके साथ कुछ चर्चा हो रही थी, उसमें हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स में जो फ्रीडम है इसके बारे में। उनको कुछ कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन आपको भी होगा, वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना, बस टेंशन मत लीजिए। इसके बाद तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसके बाद आपका 5वें नंबर का है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो यहां शब्द में थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले एजुकेशन नहीं है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब यहां पे शिक्षा के मतलब नहीं है कि शिक्षा फंडामेंटल राइट्स वाली जो आप समझ रहे हो, नहीं, माइनॉरिटीज की बात है, अल्पसंख्यकों की है। और आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये कि माइनॉरिटीज की एजुकेशन। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो शब्द यहां पे लिखा गया है शायद पीछे वाले क्वेश्चन में था, मतलब मूल अधिकारों का उपचार। कैसे उपचार होता है, रेमेडीज मतलब उपचार, मूल अधिकारों के उपचार की बात की गई है। इतना ही नहीं, हमें इसमें और भी एक बात जाननी है जो कि एक टीचर को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको भी ये पॉइंट पता होनी चाहिए। इसलिए डेटा की जगह वो कॉन्सेप्ट पर आपसे बात करता है सीटेट के क्वेश्चन में। यहां डेटा बहुत कम मिलने वाला है, डेटा से ज्यादा आपको मिलने वाले हैं कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एक बात और आगे बताऊंगा, अभी तुरंत के तुरंत बताता हूं। ये जो राइट टू इक्वेलिटी है इसके आर्टिकल है 14 टू 18। अब आर्टिकल की अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 कहता है सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके, आर्टिकल है 16, ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, किस जगह पर, किस अधिकार में कहा गया है कि व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। और ऑप्शन दिया होगा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये ऑप्शन दिया होगा।
तो आपको ध्यान ये देना है कि आर्टिकल 16 दरअसल राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, अर्थात आंसर क्या होगा, समता का अधिकार सही होगा। ऐसे ही चर्चा हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया वकार के साथ कहानी। तो मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन था जिसमें स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई थी कि इसके ऑप्शन में स्वतंत्रता, अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे, उन्हें मैं आपको कहानी को डिटेल में बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। आज की क्लास में वो कहानी आपको पूरी सुनाऊंगा क्योंकि वो समस्या आपके साथ भी है, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो याद रखेंगे स्वतंत्रता वाला कहानी अपनी इसी से मिलेगी। 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आर्टिकल है इसका 32। अगर 19 से 22 के बीच की कोई कहानी तो उसका मतलब है राइट टू फ्रीडम। ये अपने 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मूल अधिकारों के टाइप्स, इनके आगे अनुच्छेद 14 में क्या, 13 में क्या, सब पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार से मना कर दिया गया है तो यह कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। आप जब आर्टिकल नंबर 21 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। और कहा गया है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी नियम के, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी को मारा नहीं जा सकता। अब अगर हम किसी को मार नहीं सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो उसे जीने का अधिकार है। अब जीवन किसे कहेंगे, जीवन का अधिकार है तो क्वेश्चन है जीवन किसे कहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जीवन का मतलब होता है जन्म लेना और मरने के बीच की सभी घटनाओं को जीवन के रूप में काउंट किया जाता है। जैसे मैं पैदा हुआ, मेरा मूल अधिकार है पैदा होना, जन्म लेना। जन्म लेने के बाद पहला काम है मैं सांस लूंगा, सांस लेना मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। अब अगर मैं सांस ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कि सांस लेने के साथ मुझे भूख लगेगी, अर्थात भोजन व्यक्ति का मूल अधिकार है। और ठंडी में हो गया तो सर्दी लगेगी, सर्दी लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कपड़े भी मेरा मूल अधिकार है। अब भाई मुझे लोग देखेंगे मैं नंगा हूं तो गलत बात है ना, मैं तो कपड़े पहनूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है। थोड़ा समय और बड़ा हुआ तो चलने लगा, मम्मी ने डांटा, रोने लगा, चलना, रोना, उठना, बैठना, और एक दिन मन किया नानी के गांव जाने का। नानी के गांव जाना मूल अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आपको दिया गया है। लिखा नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के हिसाब से, उनके संदर्भ के हिसाब से सबका फंडामेंटल राइट्स है, ये सबका मूल अधिकार है। अब एक दिन नानी के घर गया, नानी के घर से वापस आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे इलाज भी कराना नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो इलाज कराना मूल अधिकार है, स्वस्थ रहना मूल अधिकार है, शुद्ध सांस लेना मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। अगर आर्टिकल 21 के तहत मुझे स्वास्थ्य का अधिकार है तो इसका मतलब इलाज कराने का भी अधिकार है। इलाज कराने का अधिकार अर्थात आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट है। और अगर मेरी बाइक से एक्सीडेंट में कोई एक आदमी मर जाता, घायल हो जाता और मैंने गाड़ी का बीमा नहीं कराया होता तो मुझे कहां जाना पड़ता, जेल, क्योंकि मैंने अपराध किया है। और अगर अपराध किया है और मैं जेल जाऊंगा तो जेल जाने का भी आपको अधिकार है। वहां पे जेल में खाने पीने, उठने बैठने, नहाने सोने का आपको राइट मिलेगा। हथकड़ी लगाकर आपको नहीं रखा जाएगा जेल में जबरदस्ती, जब तक ये क्लियर ना हो जाएगी रात में भाग जाएगा। जेल में कष्ट होता है, मच्छर बहुत लगते हैं, बाकी तो स्वतंत्रताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। आप वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, लोगों से मिल बैठ सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, नहा धो सकते हैं, खा पी सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं सरकार खुद ही करती है। और कुछ वहाँ पे रोज़गार भी मिल जाता थोड़ा बहुत, जैसे 20 रुपये 25 रुपये का दिन का मिल जाएगा कि पेंट करना है, घास वगैरह सफाई झाड़ू सबका भी पैसा 20 रुपये 15 रुपये 30 रुपये दिन का मिल जाता है, अलग अलग है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपको जेल जाने का भी अधिकार है, जेल से वापस आने का भी अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत ये सब दिया गया है। लेकिन मरने का अधिकार नहीं है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जीवन का अधिकार, मतलब बीमार हो गए हो उपचार कराने का अधिकार। तो अब देखेंगे आर्टिकल 21 कहीं है, राइट टू लाइफ देखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, सबको स्वस्थ होना चाहिए, ये स्वस्थ रहने का अधिकार आर्टिकल 21 में है।
और आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 21 आता किस में है, तो यहां पे बीच में मैच करो, 19 से 22 के बीच में है 21, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें एक अधिकार है, जीवन की भी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब राइट टू लाइफ आपका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आंसर कोई कुछ भी दे, लेकिन चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान में इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं से माना गया है कि राइट टू हेल्थ आपका राइट टू लाइफ के अंदर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21 किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। अगर इसकी जगह दिया होता राइट टू फ्रीडम, केवल स्वतंत्रता का अधिकार, तो वही हमारा सही होता, ये याद रखना है। आर्टिकल के अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर भी आ सकता है। जैसे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, इसके आंसर हो सकते हैं नंबर 1 अनुच्छेद 32 को, नंबर 2 संवैधानिक उपचारों को, नंबर 3 मूल अधिकारों को। ऑप्शन में जो दिया होगा वही आपको सही टिक करना है, और तीनों सही है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का एक पॉइंट है, और संवैधानिक उपचार मूल अधिकार का एक पॉइंट है, और मूल अधिकार भाग 3 में है, तो तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक आप टीचर हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपके पास इस तरह के गुण होने चाहिए जैसे कि मेरे पास हैं, है ना। आ जाओ आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है, स्वस्थ रहना। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है? अब भाई सांस लेने का अधिकार तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 21 में है, तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से अच्छी हवा में सांस लेने का अधिकार, हेल्दी एनवायरनमेंट कहां से मिलेगा, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ ढूंढो, इसमें आर्टिकल 21 है कहां, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हो गया। समानता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 14 में फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, इसको हटा दो। स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पे राइट टू फ्रीडम, अब देखो यहां पे अब दोनों चीजें दे दी गई। दरअसल ये जो राइट टू लाइफ है, ये है आपका आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाता है, बोलने की स्वतंत्रता, तो ये आपका आर्टिकल 19 हो जाता। लेकिन स्पीच है नहीं तो कोई बात नहीं, 19 होगा नहीं। लेकिन अगर राइट टू फ्रीडम की हम अगर केवल बात करें, तो ये आर्टिकल आपका 19 से लेकर 22 तक पाया जाएगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक बार, चूंकि आप टीचर हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सोचना है, तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एग्जैक्ट कौन पढ़ रहा है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर पड़ता है राइट टू लाइफ। और ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन का अधिकार सबसे पहले। इसके बाद जीवन का अधिकार भाग 6 में है, भाग 3 में है, भाग 5 में है, वो अलग हो गया। तो यहां पे अगर 2 ऑप्शन दिए हैं और बिल्कुल आर्टिकल 21 के हिसाब से ये वाला पॉइंट मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। इसे हिंदी में एक दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, ये आपका हो जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये राइट टू लाइफ नहीं होता, इसकी जगह पे कल्चरल राइट्स लिखा होता, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लिखा होता, तो नो डाउट आपका आंसर सी सही हो जाता। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं इस बात पे बार बार फोकस ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि CTET में यही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, वो इन्हीं पर ही बार बार खेल कर रहा है, यही शब्द वो बार बार यूज कर रहा है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल कुछ आगे चेंज हुआ है, क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव, आप पढ़ेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, डिसेंट, जेंडर, बर्थ प्लेस। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, अर्थात आर्टिकल नंबर 16 कह रहा है कि सरकारी नौकरी में धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात, आर्टिकल 15 पढ़ोगे, कहा गया है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक प्लेस इन द मैटर ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो सार्वजनिक स्थल है उनमें भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 ये कह रहा है, मतलब
मोमोज की दुकान है तो सब मोमोज खाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, सबको मोमोज खाने का पूरा अधिकार है। वो पब्लिक प्लेस हो गए, जैसे गंगा जी हैं, पब्लिक प्लेस, सब लोग नहा सकते हैं, पार्क सब लोग घूम फिर सकते हैं, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अब इसके बाद आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी, सब लोग फॉर नौकरी का फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत दंडनीय अपराध है। और यह एक ऐसा आर्टिकल है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगेगा। अगर आपने छुआछूत किया, आप राष्ट्रपति हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप गवर्नर हो, कुछ हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को वायलेट किया तो आपके ऊपर पनिशमेंट होने वाली है, बच भी सकते हो, लेकिन आर्टिकल 17 नहीं छोड़ देने वाला। आर्टिकल 17 कहता ना भैया मेरा कोई अपराध नहीं है, सजा मिलेगी। आपने अस्पृश्यता अपनाई है, आपने कहा है तुम निम्न जाति के व्यक्ति हो, तुमने मेरा खाना कैसे छुआ, तुम मेरे घर कैसे आए, तुम मेरे घर के सामने वाली सड़क से नहीं गुजर सकते हो, मेरे घर के सामने की रोड दूषित हो जाती है, तुम निम्न जाति के हो, तुम्हें मैं नहीं देखना पसंद करता, मेरी आंखों से हट जाओ। या तुम अपनी बारात लेकर हमारे घर के सामने से घोड़े में बैठ के नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ भी किया तो भैया दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सजा के, सिवाय पनिशमेंट के। अधिकारी ज्यादा बड़े हो तो आपके लेवल पे कार्रवाई होगी, लेकिन बचने का कोई यहां पे बेस होने वाला नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेदभाव जाति के आधार पर एक दलित समुदाय के व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। और आपको मैं बता दूं, एक आया था जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1956 में आया था, उसे आगे चल के 1977 और 76 में सिविल राइट्स कर दिया गया था, नागरिक संरक्षण अधिकार, नाम उसको बदल दिया गया था, अस्पृश्यता से हटा के सिविल राइट्स कर दिया गया। उसमें कहा गया एक बार गलती करोगे तो छूट उठ नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी, 3 महीने की सजा और 100 रुपया का जुर्माना हो जाएगा, ऐसे कुछ पनिशमेंट है। दोबारा करोगे तो 6 महीने, दोबारा करोगे तो 1 साल, ऐसे करके पनिशमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा का पनिशमेंट का नहीं है। हाँ, फाइनेंशियली भी दी जा सकती है कि 100 रुपये 500 रुपये फाइन भी होगा, लेकिन छूट का कोई अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है, आर्टिकल 15, 16, 17 कैच कर लीजिएगा, आर्टिकल 15 सही, आर्टिकल 17 सही, 16 दिया नहीं तो कोई बात नहीं, ए और बी आपका सही है। मतलब कि जो जाति के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आपका ए और बी दोनों सही है, ए ट्रू सही है, बी ट्रू सही है, ए और बी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, ए एंड बी आर ट्रू। चलो डी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। देखो एक स्टूडेंट का माइंड कितना काम करेगा इस पर नहीं, एक टीचर्स को किन बेस पर समझाना आना चाहिए, इस चीज का एग्जाम है सीटेट। डेटा कितना याद है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उस चीज को पढ़ाने में किन बातों को ध्यान में रखोगे और अपने स्टूडेंट को कैसे समझाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा भैया। एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। प्रदूषण, सांस लेना, और गंदी सांस नहीं दे सकते, पानी पीने का अधिकार है लेकिन गंदा पानी नहीं पी सकते, शुद्ध भोजन का अधिकार है, गंदे भोजन का, बासी भोजन का अधिकार आपको नहीं है, जेल में भी बासी भोजन नहीं दिया जाता। अब घर में 2 रोटी बच गई, गाय नहीं है तो हमने खुद से खा ली, तो अपना कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ, देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं दिया होगा, राइट टू लाइफ है कहीं, आर्टिकल 45 है, ये तो एजुकेशन वाला है, SC ST और एजुकेशन बच्चों के लिए 6 साल वाले होते हैं। आर्टिकल 21 मिल गया, हो गया सही। 29 में ये कल्चरल एजुकेशन की बात है, और 44 में कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, तो आपका ऑप्शन 21 सही है, राइट टू लाइफ। अब आप समझो, ये जो क्वेश्चन मैं आपके करवा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये वही क्वेश्चन है जो सीटेट के दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के सीटेट के एग्जाम में जो पूछे गए। मैंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे वही क्वेश्चन है और रिपीट बेसिस पे वही क्वेश्चन है। सारे जो 23 पेपर्स थे उन्हीं 23 पेपर से क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्थान को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में केवल हिंदू बहुसंख्यक हैं, बाकी की सभी जातियां क्या होती हैं, बाकी के सभी धर्म क्या होते हैं, सॉरी जाति को कह रहा हूं, जितने भी धर्म हैं वो सभी माइनॉरिटी हैं, सभी धर्म क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं केंद्र सूची के हिसाब से। लेकिन अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में हो सकता है कि पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी हो सकता है, अर्थात राज्य की सूची अलग होती है।
आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वह अपने लिए अपने कुछ उपबंध कर सकते हैं अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को बचाने के लिए। जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक समुदाय है जिसका नाम है मान लीजिएगा सेंटलीज। अब सेंटलीज माइनॉरिटी है, 15-16 लोग बचे हैं, केवल 15-16। उनका अपना कोई एक कल्चर होगा, उनकी दवा करने का तरीका अलग होगा, खाना बनाने का तरीका अलग होगा, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। उनके कल्चर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आर्टिकल 29 में दी गई। भैया तुम अपनी कल्चर, स्क्रिप्ट, एजुकेशन ये सब सुरक्षित रखो, प्रमोट करो, कोई मना करने वाला नहीं है। ये उनको अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 29 में। और जब आप आर्टिकल 30 पढ़ोगे तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक वर्ड यूज है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। सिविल सर्विस में क्वेश्चन आता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया कि नहीं किया गया, ऐसे करके ऑप्शन बनाता है। तो याद रखना अनुच्छेद 30 में धार्मिक रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात है, धार्मिक और भाषाई माइनॉरिटी की बात है। अब यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक पंजाबी शैक्षिक संस्थान कलकत्ता में, पंजाब इधर कलकत्ता उधर, कलकत्ता में हिंदू बाहुल्य हो सकते हैं, मुस्लिम कुछ जनसंख्या हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे आप हिंदू स्टेट ही मान के चलिएगा, हिंदू माइनॉरिटी में। ये मतलब मैं उसको डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, उसकी परिभाषा नहीं कर रहा हूं, बट आप ये मान के चलिएगा कि हिंदू वहां पे ज्यादा है, काली जी की पूजा होती है। तो अब पंजाबी में गुरुमुखी उनका अपना स्क्रिप्ट होगा। कुछ लोग वो चाहते हैं, जो पंजाब के कुछ लोग हो सकता है रहते हो कलकत्ता में, अपने बच्चे को चाहते हैं कि हम गुरुमुखी लैंग्वेज उनको सिखाएं, गुरु नानक देव के बारे में जो बुक्स लिखी गई उनको हम पढ़ाएं, तो उसके लिए स्कूल खोलना पड़ेगा। तो स्कूल खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत वहां पे दिया गया है कि आप वहां स्कूल अपना स्थापित कर सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है। ये अब मैं बात किसी कर रहा हूं, पहले मैंने सेंटलीज की बात की तो आर्टिकल 29 बताया, और जब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं तो आर्टिकल 30, और कहा गया ये अपने स्कूल स्थापित कर सकते हैं, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता, आर्टिकल 30 में कहा गया। कल्चर और स्क्रिप्ट को बनाए रखने के लिए आर्टिकल नंबर 29, और स्कूल स्थापित करने के लिए माइनॉरिटी जो दो हैं, लिंग्विस्टिक और आपका रिलीजियस, इनके लिए आर्टिकल 30। दोनों को प्लीज अलग अलग रखिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आपका काम इतने से चल जाने वाला है, और आपको मैंने बताया है जस्ट पीछे आर्टिकल 29 और 30 दोनों को मिला के क्या बनता है, दोनों को मिला के बनने वाला है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑप्शन आपके सामने है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार का अनुसरण करता है, बस हो गया आर्टिकल नंबर 29 और 30। वैसे यहाँ पे पंजाबी शैक्षिक संस्थान खोलने की बात है तो 29 और 30, मेन आपका 30 हो जाएगा। संस्कृति, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब आगे क्या बताऊं मैं, आप तो पहले ही जान गए होंगे, आगे चले। हाँ, एक चीज और बता दूं, आर्टिकल 30 में यह बात भी है कि अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय की जमीन का अधिग्रहण भारत सरकार किसी कारण से करती है तो मुआवजा बाजार दर पर, मार्केट रेट पर देना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल अंतर निहित हैं। अब बात करें प्रस्तावना की, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सुभाष कश्यप। हमारी संसद एक पुस्तक है, कभी वक्त लगे समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत बुक है। और हमारे संसद का निर्माण कैसे हुआ, संसद में कार्यवाही कैसे होती है, आपने सुना होगा 0 आवर शून्यकाल, प्रश्नकाल, आपने अल्पकालिक घटना सुनी होगी, संसद में अभिभाषण सुना होगा, कैसे राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं, संयुक्त बैठक का क्या तरीका होता है, प्रश्नकाल में प्रश्न किस पेज में लिखे जाते हैं, आपने सुना होगा तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न, इनको नीले पीले काले किसी पेज में लिखा जाता है। तो कैसे सब कुछ सुभाष कश्यप जी ने बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी हमारी संसद। और जब मैंने खरीदी थी तो उस समय उसकी कीमत थी लगभग 60-60 रुपए के आसपास, बहुत सस्ती है, आप उसे जरूर खरीद कर एक बार पढ़िएगा तो हमारे देश की संसद के बारे में आपको पता चल जाएगा। आज भी उसी के हिसाब से काम होता है, मतलब किताब के हिसाब से नहीं, वो एक प्रोसेस है तो प्रोसेस के हिसाब से काम होता है। तो सुभाष कश्यप जी ने कहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। उन्होंने ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जी जवाहरलाल जी नेहरू जी ने भी संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा का मतलब संविधान का पूरा क्रक्स उठा के हमने कहां डाल दिया है, प्रस्तावना में। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जब संविधान सभा में बैठक हो रही थी, तारीख थी 13 दिसंबर और साल था 1946। इस दिन एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था जिसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा पढ़ा गया था, पंडित जी जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा। दरअसल कहानी में आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं, पीछे आ जाइएगा।
हमारी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। आपको रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। 9 दिसंबर को बैठक हुई। उस बैठक के अध्यक्ष बने जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने सभी लोगों को शपथ दिलाई और इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर को होती है और हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष परमानेंट चुने जाते हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद जी और उनकी सहायता के लिए हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी, दो लोगों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। संविधान कार्य करे तो किस दिशा में कार्य करे, इसके लिए 13 दिसंबर को ऑब्जेक्ट रखा गया कि भैया संविधान ऐसे ऐसे बनाना, इन चीजों को याद रखना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे आप उद्देश्य प्रस्ताव कर रहे हो, इसे अगले साल जनवरी 1947, शायद तारीख है 22 जनवरी को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा के लोगों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, यही प्रस्तावना में डेट दी गई है आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को और कहा गया है कि इस संविधान को लिखने का काम, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे वहां लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लास्ट लाइन लिखेंगे पढ़ेंगे वहां पे तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्फ। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तारीख दी हुई है 26 नवंबर 1949, अर्थात इस संविधान को बनाने का काम हम भारत के लोगों ने किया है। और इसमें क्वालिटी क्या है तो उसमें बताया गया कि हम भारत के लोगों को बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को देना चाहते हैं न्याय। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लिबर्टी है 5 प्रकार की, जिसमें आपका स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीव, वर्शिप, ऐसे करके 5 है, जिनमें से आपका विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और आपका जो न्याय है 3 प्रकार का है। समता है 2 प्रकार की, उसमें अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता, और स्टेटस की, प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। वहां पे 2 समानता है। इवन बंधुत्व की बात की गई है, फेटर्निटी की बात की गई, एकता की बात की गई, यूनिटी की बात की गई है। ये बातें बताती हैं कि हम नागरिकों को मूल में रखकर, सेंट्रल में रख के संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो लोगों के नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मौलिक विकास की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई। इसी वजह से इस प्रस्तावना को नाम दिया गया कि ये हमारी संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, वो अलग है। और प्रस्तावना को भी कुछ लोगों ने क्या कहा है, प्रस्तावना को भी जैसे आप पढ़ेंगे तो कुछ लोगों ने इसे संविधान की जन्म पत्री कहा है। गजेंद्र गढ़कर जी का नाम आप सुनेंगे, के एम मुंशी जी का नाम सुनेंगे। इन लोगों ने अलग अलग सेंटेंस हमारी प्रस्तावना के लिए दिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, वहां भी आप इस चीज को देख सकते हैं, तो वहां से आपको मिलने वाला। फिलहाल संविधान की प्रस्तावना में मूल निहित है, कौन से मूल निहित है देख लेते हैं। मानवीय मूल्य जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं, यूनिटी, एकता की बात की जाती है, फ्रेटर्निटी की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एकता की बात है, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई है। जैसे आप देख लो, उद्यमिता से जुड़े मौद्रिक मूल्य, पैसे की कोई बात नहीं, अध्यात्म की बात नहीं है। मतलब अध्यात्म का आप ये कह सकते हो कि वहां पे जो वर्ड है, हालांकि 1-2 जगह पे है, जैसे कि स्वतंत्रता है, जो आपकी धर्म की, विचार विश्वास की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उससे आप आध्यात्मिक मूल्य जोड़ सकते हो, लेकिन उससे भी बड़ा प्रोस्पेक्ट में दिया गया है ह्यूमन। क्यों? क्योंकि आध्यात्म जो है वो ह्यूमन वैल्यूज ही हैं। तो एक तो अध्यात्म केवल अध्यात्म हो गया, और ह्यूमन वैल्यूज में अध्यात्म भी आ गया, यूनिटी भी आ गई, फ्रेटर्निटी भी आ गई, आपकी लिबर्टी भी आ गई, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले, इनकी कोई चर्चा है नहीं, तो हटा देते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालत पर बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है। हमारे देश में आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट होता है, एक अभिलेखी न्यायालय होता है। इसी तरह से एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को भी कहा गया है कि वह भी एक रिकॉर्ड कोर्ट है। हाई कोर्ट वाले में कहा गया कि हाई कोर्ट के जो मामले हैं वो अन्य न्यायालयों में लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मामले अन्य कोर्ट में लागू होंगे। क्यों? क्योंकि भारत में एकल न्यायिक प्रणाली है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसे हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट कहेगा उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, और एक हाई कोर्ट के मामले दूसरे हाई कोर्ट वाले भी उसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है समय के हिसाब से उसमें वो परिवर्तन करके यूज करें, ये उनका राइट्स होता है। लेकिन
ये चूंकि एक एकीकृत है, सबसे नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे आपके हाई कोर्ट है और उसके ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट होने वाले हैं। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, क्या है? सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। जो कानून बनेगा सभी को लागू करना है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नियम अलग हैं, हाई कोर्ट के नियम अलग हैं। जजमेंट, जुडिशियरी, जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस, उनके आधार पर पनिशमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देगा वही पनिशमेंट हाई कोर्ट भी देता है, अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूसरे लोग पनिशमेंट देंगे, दूसरी सजा देंगे, वो लोग दूसरी सजा देंगे, तो सजाएं सेम टू सेम होती हैं। आगे बात करें, फातिमा, ओके, खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मतलब खेत में कुछ काम करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, सांप ने काट लिया, कुछ भी। 8 राजकीय अस्पतालों ने दाखिल करने से मना कर दिया, मतलब 8 अस्पतालों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने के हनन को लेकर दलील जा सकती है, दलील लेकर जा सकती है, किसका? उसके अधिकार का वायलेशन हुआ है। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ है, तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ और आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। शैक्षिक वाला है नहीं, स्वतंत्रता का है नहीं, शिक्षा का अधिकार है नहीं, तो हटा देते हैं। अच्छा, शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये आर्टिकल 21A में है और ये राइट टू फ्रीडम में आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा। क्यों? क्योंकि 19, 20, 21, 21 से 22 ये 5 आर्टिकल आपके किस में आते हैं? ये 5 आते हैं राइट टू फ्रीडम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी का मतलब क्रिमिनल, कोई या आपने उसे चटाक से एक थप्पड़ दे दिया, तो ये वाला जो होता है ये आपका क्या होता है? लड़ाई हो गई। दहेज के लिए आपने आग लगा दी, किसी को डंडा उठा के मार दिया, भैंस के चक्कर में लड़ाई हो गई, 2 आपसी गुटों में तलवार चल गई, चाकू चल गया, ऐसे मामले फौजदारी के मामले होते हैं। तो वही कह रहा है क्रिमिनल केस। और एक दीवानी होते हैं सिविल केस। सिविल केस मतलब कि जैसे मैंने अपने ससुर जी को फ़ोन किया, हाँ ससुर जी नमस्ते, वो दहेज थोड़ा कम दिए थे और दहेज दे दो, हमारे भाई ने हमारी ज़मीन हड़प ली, तो हम केस कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे ज़मीन में अपना घर बना लिया। ये वाले केस जो होते हैं, किसी ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, तो ये वाले केस आपके सिविल केस होते हैं। और फौजदारी में मारकूट, खूना खच्चर, ये वाले केस आपके आते हैं। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा केस किया जाता है, बिल्कुल। अगर आप अपराध के लिए, जैसे अब फौजदारी केस है या सिविल केस है, ये तो चेक ही करना पड़ेगा। भाई खून निकल रहा है जिसका मतलब मार काट हुई है, तो फिर तो आपको आपराधिक केस ही बनाना पड़ेगा। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में क्या होते हैं? जो कानून की नजर में फुल्ली क्या होते हैं? अपराध होते हैं। अपराधी है तो अपराध करेगा तो सजा मिलेगी, भी बात सही है। फौजदारी कानून से संबंधित ये भी हो गया। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से नहीं। जैसे मैंने देखा कि एक कोई बूढ़ी औरत है, उसका पुत्र उसको मार रहा है, तो बूढ़ी औरत बेचारी कैसे जाएगी थाने में, नहीं चल पा रही है, तो मैं भी उनके पक्ष से एक अपील दायर कर सकता हूं, केस कर सकता हूं कि उनका लड़का अब उन्हें बहुत मारता है। नहीं, इवन किसी भी केस में हम ये केस कर सकते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका गलत है कि पिटीशन जो होता है, जो पिटिशनर होता है, वो उस केस से संबंधित होना जरूरी नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है समाज में कहीं कुछ कमी है, कोई समस्या है, तो उसके लिए वो पिटीशन फाइल करवा सकता है, ये उसको छूट दी गई है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? कंसाइंस कहा जाता है। अंतरात्मा की बात की जा रही है। अब इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर पता ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। B.R. अम्बेडकर जी की बात की जाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात की जाए, तो इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 किसमें आता है? ये आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों में। अब संवैधानिक उपचार किसमें आते हैं? ये आते हैं भाग नंबर 3 में। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार। अब समझो, अंतरात्मा से कहां तक आपको जाना है। अगर यहां पे प्रियम्बल दिया होता तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती कि प्रियम्बल लगाएं या मूल अधिकार लगाएं, लेकिन फिर भी हम फंडामेंटल राइट्स ही लगाते, प्रियम्बल नहीं लगाते, क्योंकि अंतरात्मा वाला जो सेंटेंस है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का ज्यादा फेमस है। बाकी लोगों का सुभाष कश्यप वाला या फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वाला जो है वो इतना फेमस नहीं है या इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इस हिसाब से सही आंसर हो जाता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार।
यहाँ पे सोल भी लिखा जा सकता है, ये भी याद रखेंगे, सोल भी हो सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। मैं जीवित हूं इसका क्या मतलब है? मैं हिल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, हंस रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरे शरीर में कीड़े नहीं पड़े, इसलिए मैं जीवित हूं। और जीवित दस्तावेज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने पहले हाई स्कूल किया, फिर 10th, फिर 11th 12th, बढ़ते चले जा रहे, ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी मेरी बढ़ती जा रही है। उसी तरह से हमारे संविधान में भी चीजें और बढ़ाई जा रही हैं। जो समस्याएं थी उनका इलाज किया जा रहा है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 के तहत उनका इलाज भी हो रहा है। जो अच्छा है उसको जोड़ा जा रहा है, जो खराब है आर्टिकल 368 के तहत हटाया भी जा रहा है। जोड़ने हटाने का काम वैसे तो संसद करती है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, 99वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही रिजेक्ट कर दिया, किया संसद ने था। ऐसा हो सकता, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो याद ये रखना है कि चीजें हम बढ़ा सकते हैं, चीजें हम घटा सकते हैं, उसे हमेशा समय के साथ, समय के हिसाब से जो उचित है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि आज किस कानून की ज्यादा जरूरत है, हम उस पर और काम करते हैं। लोगों को और अधिकार की जरूरत है तो हम और अधिकार देते हैं, कम अधिकार की जरूरत है तो हम कुछ अधिकारों को कम भी कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे संविधान जीवन का मतलब एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार, अच्छा। संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया, ना कि बाहर से थोपा गया, ये तो गलत है, किसी ने भी बनाया हो। संविधान लोगों की बदलती परिस्थिति के अनुसार, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्ड एक लिखा होगा इवॉल्व्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार विकसित होता है और उसके जीवन में इसका वास्तविक अर्थ होता है समय के साथ ये धीरे धीरे बदलता रहता है ना। आगे चले, देखो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? कोई दिक्कत, कोई समस्या नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, वहां पे आप फॉलो करो, मजे से पढ़ते रहो। आगे चलते हैं, पेपर अच्छे से दो। और कुछ ही आर्टिकल है, ज्यादा आर्टिकल नहीं, कुछ ही आर्टिकल है जिन पे आपको फोकस करना है। ये कितनी खूबसूरत सी बात है। देखो आ गया एक आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि वह हकीम सेब को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे। स्वास्थ्य, देखो क्वेश्चन पढ़ो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल को, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, किसका केस था? केस था हकीम शेख का, कि स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार किसमें आता है? राइट टू हेल्थ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ये मत देखने लग जाना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होगा, परमादेश रिट जारी होगा, वहां पे हैबियस कॉर्पस जारी होगा। ये सब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर पकड़ना, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आर्टिकल 21 सही हो जाएगा। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की जांच के लिए सक्चर कमेटी का गठन किया गया था 2005 में। ऑप्शन देख लीजिएगा, कहीं लिखा होगा। न्यायमूर्ति एनवी रमण, एक गगोई जी तो अभी थे, चंद्रचूड़ जी भी अभी थे, राजेंद्र जी सच्चर हैं। आर सच्चर जो कमेटी बनाई गई थी, ये मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये सच्चर कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत या जिसे पकड़ लिया जाता है, निरोध में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? आओ पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर आपको पढ़ाता हूं 22 पढ़ा होगा आपने, मैं भी एक बार पढ़ा देता हूं। आर्टिकल नंबर 22 कहता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो नंबर 1 कारण बताया जाएगा गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, नियमों की कोई बात नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं? 22। इसके बाद कहा गया नंबर 2 में 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। और ये कारण 1 वाले में स्लैश करके आप ठीक से पढ़ेंगे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां यह भी लिखा है कि वह अब किसी एक जो कानूनी जानकार व्यक्ति है, वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार रखता है। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ये अधिकार होते हैं, लेकिन ये अधिकार शत्रु देश के नागरिक को नहीं मिलेंगे, भारत के नागरिक को मिलेंगे। इसी सेंटेंस में एक और, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं अरेस्ट, राइट अगेन अरेस्ट, गिरफ्तार किए जाने पर आपके जो अधिकार हैं। और आगे कहा गया है
एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, मतलब निवारक नजरबंदी में संरक्षण। आपको यहाँ पे डिटेंशन दिया गया है नजरबंदी, एक शब्द है नजरबंदी। नजरबंदी दो तरह की होती है, एक होती है प्रिवेंटिव, एक होती है पुनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब पहले, और एक होती है पुनिटिव। पुनिटिव मतलब बाद में। प्रिवेंटिव का मतलब बचत के रूप में, बचा लिया जाए। जैसे नजरबंदी का मतलब क्या, पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, सिंपल सा। आरएसटी का डिटेंशन मतलब ये जेल वाला नहीं भेज रहे हैं, ऐसे पुलिस ने आपको पकड़ लिया है। पहले गिरफ्तार कर ले मतलब आपने घोषणा कर दी कि कल मैं अपने चाचा का कत्ल कर दूंगा, तो आज ही पुलिस ने आपको पकड़ लिया, करो कत्ल, कैसे करते हो। तो गलती करने से पहले प्रिवेंटिव, गलती करने से पहले आप जो गिरफ्तार होते हैं उसे कहा जाता है प्रिवेंटिव। और आपने चाचा के पेट में चाकू, इसके बाद पकड़ा जाएगा तो उसे कहते हैं पुनिटिव। इसके बाद आपको दंड मिलेगा और इसमें तो अभी आप बच सकते हो, आपने गलती नहीं की तो बच गए। दोनों केस में आपको नजरबंद किया जाता, पकड़ा जाता, अरेस्ट किया जाता है। वही बात यहां पे कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत में जिसे निरोध, जैसे मान लीजिएगा जब हमने जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदला, तो हमें लगा जम्मू कश्मीर के जो नेता वो हो सकता है दिक्कत करे, तो हमने क्या किया, वहां के सभी नेताओं को डिटेन कर दिया, 6 महीने उनके घर के अंदर ही पैक कर दिया, भैया घर के बाहर मत निकलना, आपका फोन सब बंद किया जा रहा, किसी से आप दंगा ना करवा दो, गड़बड़ आगे करो, उससे पहले इलाज आपका कर दिया। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपने किसी को डिटेन कर लिया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, गिरफ्तार ही हो बेचारा, जेल के अंदर ही है, घर के अंदर ही पैक है, नहीं, ये तो गलत बात है। फिर उसमें नियम बताया गया कि 3 महीने से ज्यादा किसी को निवारक नजरबंद में नहीं रखा जाएगा, 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, तो 3 महीने बाद भी गड़बड़ कर देंगे, तो हाई कोर्ट के जजों की कमेटी बनाई जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हाई कोर्ट के जजों की कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी रिकमेंड करेगी कि अभी इनको और आगे तक कुछ दिन और डिटेन करके रखो, तो रखा जाएगा। अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 22 के तहत आपको छोड़ दिया जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे आपके लिए हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे आर्टिकल आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2 and 2, यानी कि 2 और 2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थक गए हैं, थकिएगा मत, जब मैं नहीं थका तो आप क्यों थक रहे हो। आइएगा देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको तो बैठ के सिर्फ सुनना, आराम से लेटे लेटे सुनते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं, बोलो राधे राधे। निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था। अब 1950 में संविधान की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको पता है कि नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट है। आइएगा देखते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। जब लागू हुआ तो हमारे संविधान के 22 भाग थे। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये हमारे संविधान में था। आज संविधान लागू हुए कितने साल हो चुके हैं, 72 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान हमने अपने संविधान में 105 बार तक संशोधन कर दिया, और इन संशोधनों से संविधान में भाग की संख्या, टोटल बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुल संख्या 25, अंतिम भाग आज भी 22 है। कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 में मान के चलता हूं, वैसे तो अंतिम अनुच्छेद आज भी 395 ही है। अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। यहां मैंने कुल नहीं लगाया, इन दोनों में टोटल और कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। कैसे, जो अनुसूचियां हैं, ये अनुसूची थी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद अगली अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं। तो अभी टोटल अनुसूचियां कितनी हो गई, 12। और आपको यही शॉर्टकट में मैं बताना पसंद करूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। 9वीं अनुसूची हमारी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992, जिसे यूज 93 में किया गया था, ये ईयर गड़बड़ नहीं कीजिएगा, लागू कब किया गया था, 93 में, बना कब था, 92 में। 12वीं अनुसूची जो है आपकी, ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। अनुसूचियों की चर्चा कर लें क्या एक बार,
कौन कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 1 में देश के राज्यों के नाम है, अनुसूची 2 में आपकी सैलरी, वेतन भत्ते सभी के जितने अधिकारी प्रमुख हैं, 3 में शपथ, 3 ओथ, ओथ मतलब शपथ लोगों के, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ नहीं अनुसूची 3 में। 4 में राज्य सभा में सूचियों का मतलब सीटों का बंटवारा, किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीट होंगी। 5 में पूरे भारत के SC ST अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं उनके प्रशासन प्रबंधन की बात। अनुसूची नंबर 6 में 4 राज्यों की बात है, अनुसूचित जाति जनजाति, और 4 राज्य कौन से हैं? मेमियाती, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, 4 राज्यों के बारे में, इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन प्रबंधन की बात है। अनुसूची नंबर 6 हो गया, 6 के बाद 7 में है सूची, केंद्र सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, एक है आपकी स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची कहते हैं, और एक है कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या है 100, राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61, और समवर्ती सूची में संख्या है 52। यहाँ पे राज्य सूची वाला 61 है, ठीक है। पहले कितने थे? 66, और समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47। अभी कितने हो गए हैं? समवर्ती सूची में 52, राज्य सूची में 61 और केंद्र सूची में 100। पहले केंद्र सूची में कम थे, अभी 100 हो गए। खैर, तो ये 7वीं अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। भाषाएं पहले संविधान में कितनी थी? भाषाएं पहले संविधान में थी 14, अभी हो गई 22। पहले 14 थी, अब 22 हो गई, ये पहले संविधान में था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार, पहले संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ग्राम पंचायत 73वें संशोधन के द्वारा, और नगर पंचायत 74वें संशोधन के द्वारा। यह भी पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं जिन पर कानून ग्राम पंचायत बनाएगी, और 12वीं में आपके कितने पॉइंट हैं? 18। हो गई अनुसूचियां कंप्लीट। बोलो भारत माता की जय। आगे चलें, अब बात कर लेते हैं भागों की। थोड़ा सा इसको साफ कर लूं। ये पूरा नहीं साफ करना था ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का, क्या सोच लो। अरे ये तो पूरा ही हो गया, चलो फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, तो गड़बड़ हो गया, सोच रहा था कुछ हो गया कुछ। अगर हम भागों की बात करें तो भाग कितने थे? भाग थे आपके 22, अब कितने हो गए हैं? 25। मैं कह रहा हूं कुल भाग 25 हैं, अंतिम भाग आज भी 22 है। पहले भागों की संख्या कहती हूँ, मैं आपको एक बार गिना देता हूं। पहले भाग का नाम था राज्य, केंद्र की बात थी। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, 5 में राज्य, 6 में संघ, 7 हटा दिया गया। पहले 7वें में भी एक राज्य हुआ करता था, 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश, और 9 में भी एक प्रकार के राज्य हुआ करते थे। मैं 1950 का बता रहा हूँ। फिर इसके बाद भाग 10 में आपका था अनुसूचित जाति जनजाति, 11 में केंद्र राज्य ऐसे करके थे, और 12 में वित्त संपत्ति, 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद, और 14 भाग में था आपका IAS PCS वाली नौकरी, अखिल भारतीय सेवाएं, 15 में आपका निर्वाचन था, 16 में जो OBC SC ST इनके लिए कुछ प्रबंधन था, 17 में राजभाषा थी, 18 में आपका जो इमरजेंसी है, 19 में मिसलिनियस था, 20 में संविधान के संशोधन थे, 21 में संक्रमणकालीन कुछ उपबंध थे जिसमें आपका 361 आता है कि राष्ट्रपति किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मतलब। और आर्टिकल नंबर जो भाग 22 है उसमें कहा गया संविधान के नाम वगैरह कब से लागू होने, ये सब था। तो ये 22 भाग पहले थे। फिर हुआ क्या? मैं कह रहा हूं 22 से अब हो गए 25, तो कैसे हुए 25? अंतिम भाग आज भी 22 है, जो भाग पहले थे 22 वो भाग आज भी 22 में, लेकिन टोटल संख्या 25 है। कैसे टोटल संख्या 25? आपको पता होगा, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं? भाग नंबर 4A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ये था फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, रूस से लेकर जोड़ा गया। आपकी क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, संथानम नाम याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, संथानम समिति की सिफारिश पर आपका जो CBI वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वाला आया था। और आपके जो महिलाओं के लिए महिलाओं के उन्नति के लिए जो है आपका संथानम समिति का गठन किया गया था, और फिर उसी की सिफारिश पर महिला आयोग का भी गठन किया गया, वो लेकिन वो आगे की बात है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो आपका CBI वगैरह, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये सब का संबंध संथानम समिति से आप कर सकते हैं। और आगे बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी मौलिक कर्तव्य है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। इसके बाद अभी कितने थे? 22,
22 एक भाग कितना हो गया 23, टोटल 23 हो गए। फिर इसके बाद भाग नंबर आप जोड़ लीजिएगा 14A, ये भी आपका जिसका नाम है ट्रिब्यूनल्स, प्राधिकरण, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। टोटल 22 एक कितने हो गए 23, में लिखते चलता हूं। 22 में एक ये वाला भाग जुड़ा प्लस एक इसके वाला, टोटल कितने हो गए 24। इसके बाद जुड़ा गया भाग नंबर 9A। भाग नंबर 9A क्या है? नगर पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपालिटी। ये कब जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, एक और ऐड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद 9B एक जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्थाएं, ये 9B था और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, तो एक और हो गया। टोटल कितने हुए? 22, 23, 24, 25, 26 है, 26 हो गए। नहीं, अभी एक और काम करना है। क्या काम करना है? 7वें नंबर का जो भाग है इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 से हटा दिया गया। अब 7वां संविधान में भाग नहीं है वर्तमान में, भाग 7 की जगह कुछ नहीं लिखा। 6 के बाद सीधे भाग नंबर 8, 7 नहीं है तो एक अपन इसे हटा देते हैं। तो अब कितने हो गए? 22, 23, 24, 25। लेकिन मेरे दोस्त एक भाग नंबर 9 भी हटाया गया था। जब 7वां हटाया गया था ना तो उसी समय 9वां भी हटा दिया गया था। आगे चलकर भाग नंबर 9 भी जोड़ा गया। 56 में भाग 9 और भाग 7 दोनों हटा दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील्ड कर दिए गए, जिसे आप अपनी भाषा में डिलीट कह सकते हो, निरसित कर दिए गए। अब उन्हीं को आगे क्या किया गया? जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? तो उनको जब जोड़ने का नंबर आया तो 1992 में 73rd नंबर के संशोधन द्वारा, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, भाग 9 जोड़ दिया गया। तो अभी 22, 21, 22, 23, 24, 25 सभी 25 भाग हो गए। अंतिम भाग आज भी वही है, कुछ भाग जोड़े गए। भाग 9 जोड़ा गया, 9A 9 भी जोड़ा गया, 14A जोड़ा गया और 4A जोड़े गए और 7 हटा दिया गया। तो ऐसे में टोटल भाग कितने हो जाते हैं? 25। लेकिन अंतिम वाले भाग का नाम आज भी कितना है? अंतिम वाले भाग का नाम आज भी है आपका संविधान से संबंधित नाम। तो कुल मिला के ये था। अच्छा, अनुच्छेदों की बात करें, पहले भी अनुच्छेद 395 ही लास्ट था। आज की बात करें तो आज भी 395 लास्ट है, लेकिन बीच में कुछ और जोड़े गए। जैसे आर्टिकल नंबर आप कह सकते हो 300A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A 51 फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जोड़ा गया, रूस से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जब जोड़े गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि मम्मी पापा की जिम्मेदारी ही अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, और यह अनुच्छेद फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल 51(1) का 11वां है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिलहाल निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं है? मतलब जो बाद में जोड़ा गया। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में पहले से था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये सही हो गया। डीपीएसपी भाग 4 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, कोई मतलब ही नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के, अब देखो 22 वाला पूरा करवा दिया, हाँ ये तो काम पीछे करवा दिया था, पीछे दिखा दूं आपको। ये आपका अनुच्छेद 22 वकील कारण 24 हो रखा है। आ जाओ। 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अस्वस्थ मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार है नहीं है मौलिक अधिकार। आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा सा बड़े थे तो मैंने कुछ ऑप्शन रखे हैं, कुछ ऑप्शन हटा दिए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं क्या है। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही। बिल्कुल सही बात है, जानने का उसको अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। यहां पे एक बात याद रखनी है, आवागमन वाला समय भी हटाया जा सकता है और 24 घंटे में। जैसे सैटरडे शाम को गिरफ्तार किया गया तो अब तो मजिस्ट्रेट का ऑफिस खुलेगा नहीं, अगला संडे है, तो ये वाला 24 घंटे काउंट नहीं होगा। 24 घंटे काउंट होगा सुबह 10 बजे से 4 बजे जब मजिस्ट्रेट का कार्यालय खुलता है, और छुट्टी वाला दिन काउंट नहीं होता, यात्रा का समय काउंट नहीं होता। हो गया, खत्म काम। ये भी सही है। कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। कोई भी व्यक्ति कानूनी व्यक्ति से, वकील से परामर्श ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा। देखो मैंने जो इस पे रिसर्च की है,
तो अकॉर्डिंग टू मेरी रिसर्च, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। लेकिन कुछ बुक्स में, और मुझे उम्मीद है कि सी टेट की आंसर की में भी शायद, मैंने देखा नहीं है, शायद इस ऑप्शन को उन्होंने सही किया है। दरअसल इसके ऑप्शन मैंने खुद से अपने बनाए हैं, 2-3 ऑप्शन उनके लिए, एक ऑप्शन मैंने खुद से बनाया है। वैसे इसका जो कूट था वो ABBC ऐसे करके कुछ सही करना था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस सेंटेंस को नहीं लिखा गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को महिलाओं को थाने लाने के लिए बुलाया जाएगा, जितना कि मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से। तो चूंकि मैं इसको आर्टिकल 22 के हिस्से से मान रहा हूं, इसलिए मैं इस पॉइंट को गलत कर रहा हूं। महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा। हमने तो बस इतना पढ़ा था कि महिलाओं को रात में नहीं बुलाया जाता है, और अगर बुलाया जाएगा तो महिला कांस्टेबल ही उसको लेकर आएगी दिन में भी। और ये भी हमने सुना है, मैं सुनने की बात कर रहा हूं, सही गलत मुझे नहीं पता, कि अगर कोई महिला भाग जा रही है, बार बार नहीं मिल रही है, रात में मिलती है, रात में पकड़ नहीं सकते, और दिन में भाग जाती है, तो ऐसी महिला को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि पुलिस पकड़ने वाला व्यक्ति पुरुष ही हो, महिला हो या ना हो, पुरुष भी पकड़ सकता है, महिला भी, कोई भी पकड़ सकता है। फिर वहां कोई नियम लागू होने वाला नहीं, क्योंकि रात में आप दिखते हो और दिन में गायब हो जाते हो, दिन में पकड़ में नहीं आ रहे हो। तो जब मिलोगे, जैसे मिलोगे, जिस कंडीशन में मिलोगे, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। वैसे मैंने इसके ऑप्शन चेंज किए थे, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉयज वाला कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहीं डेफिनेशन दी हो, मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? मौलिक अधिकार का प्रयोग, मौलिक अधिकार का प्रयोग देख लेते हैं। जो इसमें भी कंफ्यूजन है, कैसे कंफ्यूजन है वो आपको बताता हूं। बिहार के मजदूर खेतों पर काम करने पंजाब जाते हैं। अब समझो, आर्टिकल 19(1) का क्लॉज नंबर 6 आप पढ़ोगे, व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार। आप कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हो, पूरे भारत में करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, सही है। ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार के लिए, आर्टिकल 29, अपनी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए शैक्षिक संस्थान भी खोल सकती है। ईसाई मिशनरी मतलब जो अपने यहाँ माइनॉरिटी है, धर्म के आधार पर ईसाई धर्म है, 30 के हिसाब से स्कूल खोल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये भी सही है। पुरुष और महिला सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला पुरुष का भेदभाव आर्टिकल 16 वाले से निकल के आएगा। मैंने आर्टिकल 16 पढ़ा तो मुझे वहां कहीं भी एक वर्ड नहीं मिला है। कौन सा वर्ड? सैलरी शब्द नहीं मिला है आर्टिकल नंबर 16 में, मुझे नहीं मिला। हो सकता कहीं लिखा हो, छिपा हुआ, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो थोड़ी सी पुरानी है, अभी नया लिख दिया हो इस महीने 2 महीने में, तो मुझे नहीं पता। मेरे पास 2021 का एडिशन है, उसमें मैंने पढ़ा था, वहां पे सैलरी वर्ड का कहीं यूज नहीं है। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। अब ये पैतृक संपत्ति की बात मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 31 जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 31 वैसे तो हटा के उधर कर दिया गया, लेकिन 31 के कुछ क्लॉज अभी भी है, BCD बचे हुए हैं। तो हो सकता है वहां पे पैतृक संपत्ति के बारे में कहा गया हो कि जिसके बच्चे हैं उनको वो मिलेगी। क्योंकि इनमें से हमें एक ऑप्शन क्या है, गलत करना है। और इक्वल पेमेंट की बात आर्टिकल नंबर 39 में क्लियर लिखी गई है। आर्टिकल 38 और 39 पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा गया है, शायद आर्टिकल 39 में ही लिखा गया है कि महिला पुरुष के बीच समान काम में समान वेतन दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका DPSP का हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, समान काम के लिए समान वेतन। तो ये अगर आपका चला गया DPSP में तो कह रहा मूल अधिकार नहीं है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन मैं सही करने वाला हूं। बाकी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सही आपके हिसाब से, क्योंकि एग्जाम के समय आप कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, आंसर की में क्या दिया हुआ, ये कई बार मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए आप इस पे, जब इसका आंसर किया आएगा, आपने जो भी लगाया आप इस पे RTI फाइल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूं, ये DPSP का ही पॉइंट है, तो आप जीतने वाले हो। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान का वर्णन करने के लिए किसका यूज किया गया है? किसका यूज किया गया है? आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का समूह होगा। हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संविधान के कौन से अनुच्छेद वे नागरिकों को वकील उपलब्ध करा? आर्टिकल नंबर 22 हो गया था, लेकिन इधर तो 22 है ही नहीं। तब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं।
दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता गरीबी हो। आर्टिकल नंबर 39A। मैंने आपको पीछे भी 39A पे बताया हुआ है। निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। जो गरीब है, जो वृद्ध है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो कानून की जानकारी नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। लेकिन ये डीपीएसपी में है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये सबका मूल अधिकार हो गया, तो ये मूल अधिकार नहीं, डीपीएसपी में है। भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है। जहां तक भारत सरकार की पहुंच होती है, लोग उसके पास जाते हैं, तो वो उनकी सहायता करने से मना नहीं कर रही है। लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि सबके घर जा जाके भारत सरकार करे। इस वजह से आर्टिकल 39 आज भी डीपीएसपी में ही डालकर रखा गया है। प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 39A आपका सही होने वाला है। आगे चलते हैं, इसका सही है ना। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पसंदीदा आर्टिकल्स की बात करो मेरी, तो मेरे पसंदीदा आर्टिकल्स में 39A भी एक पसंदीदा आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलरिज्म। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसा राज्य जिसका अपना धर्म ना हो, वहां के नागरिकों का धर्म हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को माने, अपनाए, प्रचार प्रसार करे, कोई मना ना करे। अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल की स्थापना करे, उनके बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को भी पढ़ाए, धार्मिक शिक्षा दे। लेकिन जबरन किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। आप सिख हो तो कृपाण रखने का, केस बड़े रखने का और टोपी लगाने का, क्या बोलते हैं, जो सर में पहनते हैं वो लोग, तो ऐसा लगाने का इनको मूल अधिकार है। तलवार रखने का, केस, कंघा, कड़ा, कृपाणी सब रखने का अधिकार आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो वही कह रहा है धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष वर्ड का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कहीं नहीं था, लेकिन फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया प्रस्तावना में। कौन सा? 42 नंबर का अमेंडमेंट किया गया 1976 में। और यहां पे काम किया गया, 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशल और सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और आपको याद रखना है, सेकुलर शब्द का हिंदी कई बार धर्मनिरपेक्ष भी मिलता है, पंथ निरपेक्ष भी मिलता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष ज्यादा एब्सोल्यूट है, ज्यादा अच्छा है धर्मनिरपेक्ष की अपेक्षा। तो हम यहाँ पे कह क्या रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष। देख लेते हैं। व्यक्तियों को उनके धार्मिक विश्वास, प्रथाओं और जीने की स्वतंत्रता देता है। सही बात है, आर्टिकल 25 में है भी। धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता। नहीं, धर्मनिरपेक्ष धर्म को मानता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये बात है। केवल एक धर्म का पालन करता है। केवल एक धर्म का पालन का मतलब क्या हुआ कि या तो हिंदू, या तो मुस्लिम, या तो सिख, या तो ईसाई। काट दो सी ऑप्शन काट दिया। अब देखते हैं, धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखता है। जहां धर्म वहां राज्य नहीं, जहां राज्य वहां धर्म नहीं। ना राज्य धर्म के मामले में इंटरफेयर करेगा, ना राज्य धर्म के मामले में इंटरफेयर करेगा। जो धार्मिक कर्मकांड है आप अपने हिसाब से कीजिए, बस बलि देने का अधिकार नहीं है कि किसी बच्चे की बलि दे दी, ये गलत है, ये नहीं है। जानवरों की तो अभी भी दी जाती है, तो वो ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आदमी का वायलेट नहीं होना चाहिए। आपको मूल अधिकार है पूजा करने का, पूजा करो, लेकिन अपने घर में मंत्रों का उच्चारण दूसरे वाले के घर में स्पीकर लगा के नहीं सुनाना, अपने घर में सुनो। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही है और डी भी सही लग रहा है। इंग्लिश में क्या है? अच्छा, ओके, इसका ए और डी यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता, धर्म की मान्यता होती है, लेकिन राज्य के लिए धर्म क्या होता है? शून्य होता है। अगला आर्टिकल क्या है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख। राज्य मतलब स्टेट। आर्टिकल नंबर 153 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। और आर्टिकल नंबर 154 में कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति राज्य की गवर्नर के पास होंगी। किसके पास होंगी? गवर्नर के पास होंगी, राज्यपाल के पास होंगी। आर्टिकल 154 में कहा गया। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 में है। 155 में कहा गया राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी।
अगर यहाँ पे राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति लिखा होता तो भी सही हो जाता, क्योंकि राज्य कई बार यूपी एमपी को भी कहा जाता है। और जो हमारी डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है, मैकियावेली वाली जो डेफिनेशन है राज्य की परिभाषा, जिसमें आपको जनसंख्या, क्षेत्रफल, ये सब दिया हुआ है, जहाँ पे संप्रभुता है, जहाँ पे आपका एरिया है, पॉपुलेशन है और सरकार है। ये 4 पॉइंट होते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्षेत्रफल, एरिया, पॉपुलेशन, जनसंख्या और सरकार, गवर्नमेंट, और चौथा सवर्निटी, संप्रभुता। 4 चीज होती है तो उसे राज्य कहते हैं। तो वो वाला भी राज्य हो सकता है। अगर वो वाला राज्य होता तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सही होता। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 और 53 में कहा गया है देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राज्य वाले में आर्टिकल 154 में कहा गया। आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। लोकतंत्र लोगों के प्रति उत्तरदायी है, यह प्रतिनिधिक सरकार है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों की पूरी करता है। प्रत्यक्ष रूप से लोगों की जरूरतें पूरी करता है। आपको लगता है लोकतंत्र लोगों की जरूरतें भी पूरी करता है? डायरेक्टली फुलफिल ऑल नीड्स ऑफ पीपल, सी ऑप्शन काट दो, बताने की जरूरत है ही नहीं। इट इज अकाउंटेबल टू पीपुल, लोगों के प्रति उत्तरदायी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाई कितनी बार आज की क्लास में बता चुका हूं, आर्टिकल 15-16 में यूज किया गया। धर्म, जाति, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस। अगर यहां डिसेंट वर्ड लिखा होता तो आर्टिकल 16 होता, डिसेंट नहीं लिखा तो आर्टिकल 15 होगा। मैंने आगे का नहीं पढ़ा, मैं सही बता रहा हूं, लेकिन अगर डिसेंट लिखा होता तो आर्टिकल 16 होता, डिसेंट नहीं लिखा तो आर्टिकल 15 होगा। पढ़ो या ना पढ़ो, ये 3 शब्द से मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आगे कुछ और लिखा हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, क्या लिखा है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल वगैरह पब्लिक प्लेस के स्थानों पर पहुंच के संबंध में लिंगिता, प्रतिबद्ध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है कि पब्लिक प्लेस में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक प्लेस, कहीं लिखा होगा इसमें। एनीवन विद सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, क्या क्या लिखा हुआ है। पब्लिक प्लेस, पब्लिक रेस्टोरेंट जो होता है, इनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो आर्टिकल 15 है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको हमारी क्लास, जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ और नए साल के नए प्लेटफॉर्म